नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है भारत में वाणिज्य बैंकों का विकास। कि नेशनलाइजेशन के बाद जो कॉमर्शियल बैंक है उनका डेवलपमेंट किस गति से हुआ, कैसे हुआ, इन सब को हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विकास। जो स्वतंत्र देश आज़ाद हुआ उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। जैसे हमने पहले भी देखा था कि 1948 में रिजर्व बैंक का, 1955 में एम्पीरियल बैंक को एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, और 14 बैंकों का 69 में, और 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरीके से जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनकी संख्या लगभग 27 के करीब हो गई थी। वर्तमान में क्या है कि जो एसबीआई और उसके सात सहायक बैंक थे, उस सबको मिला के एक बैंक एसबीआई ही बना दिया गया है। तो और वर्तमान में जो निजीकरण की प्रक्रिया को भी किया गया है, जिससे लोग बैंकों में आपस में कंपटीशन हो। अपूर्व शाखा यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद से, नेशनलाइजेशन के बाद से जो बैंकों की शाखाएं हैं उनमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जो 1991-92 में 60,190 हो गई थी। मार्च 1917 में भारत में सभी बैंकों को मिलाकर 1,38,945 के करीब शाखाएं थी, जो वर्तमान में लगभग 1.5 लाख से भी अधिक हो गई हैं, जिनमें से 35% के करीब ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं हैं। तो इन शाखाओं में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, यानी कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अन्य व्यापारिक बैंक में जैसे स्टेट बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, निजी क्षेत्र के बैंक है, विदेशी बैंक हैं, स्थानीय क्षेत्र के बैंक हैं, और लघु वित्त बैंक है, पेमेंट बैंक है, इन सबको मिलाकर लगभग 1.5 लाख के करीब ब्रांचेस हो गई हैं। और ये 17-18 में लगभग 1,38,000 के करीब थी, लेकिन अब इनकी ब्रांचेस काफ़ी बढ़ गई है। नेक्स्ट है बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन। जो भारतीय बैंक है, बैंकों को सुदृढ़ एवं मजबूत करने की दृष्टि से तथा बैंकों के असफल होने से बचाने के लिए उनके परस्पर आपस में एकीकरण और विलयन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया गया है। कमजोर बैंकों को आपस में मिलाकर एक नया बैंक बनाने तथा जो कमजोर एवं अनार्थिक बैंक है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, उनको किसी शक्तिशाली बैंक में मिला देना ही विलीनीकरण कहलाता है। इनकी या तो बैंकों को मिला, जो बैंक घाटे में चल रहे हैं उनको मिलाकर एक बैंक बना दिया जाए, या फिर जो बैंक प्रॉफिट में है उसके अंदर जो लॉस में है बैंक, उसको मिला दिया जाए। तो उसे ही बैंकों का एकीकरण या विलयन कहते हैं। तो 25 अगस्त 1985 को बैंक ऑफ कोचिंग लिमिटेड को राष्ट्रीय स्टेट बैंक में मिला दिया गया था। और आप देख रहे हैं कि अप्रैल 2017 में जो भी बैंक थे, एसबीआई की सहायक शाखाएं थी, उन सबको मिलाकर एसबीआई में ही मिला दिया गया है। तो जिससे अब एक ही बैंक हो गया है, जिसे हम एसबीआई के नाम से जानते हैं। उन सभी बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अधिक विस्तार। तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से पहले क्या था कि जो ज़्यादातर ब्रांचेस थी बैंकों की, वो शहरी क्षेत्रों में थी। तो लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद नवीन शाख नीति बनाई गई और उसमें ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिए। इसके लिए शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामों में भी ब्रांचेज खोली जाए, और जिसमें से लगभग 35 से 40% के करीब ब्रांचेस ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो सके। तो इसके में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियाँ, भूमि विकास बैंक आदि की स्थापना पर जोर दिया गया, जिससे गांवों का भी विकास हो सके। जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि यानी कि अनएक्सपेक्टेड वृद्धि। जो लोग व्यापारी बैंक खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपनी जमाओं को बैंकों तक नहीं ले जाते थे, वो अब बैंकों तक अपनी जमाएं ले जाने लगे हैं। तो लोगों का है जो
बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ने लगा है, बैंक शाखाओं का विस्तार होने लगा है, लोगों में बढ़ती हुई बैंकिंग आदतें तथा बैंकों द्वारा बचत की नई एवं आकर्षक योजनाओं को लागू करने के कारण हुई है। बैंक निक्षेपों में वृद्धि लगातार तेजी गति से हो रही है और ये वृद्धि राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत तेज गति से हो रही है। अर्थात इससे यह है, इसका मतलब ये है कि लोगों का बैंकिंग में विश्वास बढ़ रहा है और वो अपनी जगहों को बैंकों तक ले जाने लगे हैं। नेक्स्ट है साख सुविधाओं का विस्तार, यानी कि जो नेशनलाइजेशन के बाद है, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था 1969 और 80 में, उसके बाद बैंकों ने अपनी साख सेवाओं का भी विस्तार किया है। लोगों को अधिक से अधिक उधार देने लगे हैं, जिससे लोग बचत अपनी जमा करा रहे हैं तो बैंक उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को उधार देना, जिससे ब्याज आए और बैंकों की जो पूंजी निर्माण हो सके। नेक्स्ट है प्राथमिक उपेक्षित क्षेत्रों में अधिक ऋण देना, यानी कि जो क्षेत्र उपेक्षित हैं, जहाँ ऋण नहीं देना चाहते हैं प्राइवेट बैंक या फिर और बैंक, वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ इस तरीके की नीति निर्धारित की गई है जिससे कि उन क्षेत्रों को भी लोन दिया जाए और वो भी डेवलप हो सके। तो ये सब राष्ट्रीयकरण की वजह से ही संभव हो पाया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक उसमें पैसा लगाना उचित नहीं समझते थे, तो इसके द्वारा टैक्सी वालों को, ऑटो रिक्शा चालक, किस्तों पर नौका चालक, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और ग्रामीण दस्तकारों को, कृषि लघु उद्योगों को आदि के लिए बैंक पैसे उपलब्ध करवाने लगे हैं। तो इसमें जो सरकारी बैंकों द्वारा जो प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिए जाते हैं, उनमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, औद्योगिक एसेट की स्थापना, सड़क एवं जल परिवहन संचालन, फुटकर व्यापार, लघु व्यवसाय, पेशेवर एवं नियोजित व्यक्ति, शिक्षा, उपभोग ऋण और आवास ऋण, एससी संगठन, इन सब के आधार पर जो बैंक है, जो अपने सरकार ने बैंकों को प्राथमिकता के अधिकार पर ऋण स्वीकृत करने के लिए क्षेत्र घोषित करें कि इन क्षेत्रों में आपको ऋण देना है, यानी कि इन क्षेत्रों का भी विकास करना है। पूंजी तथा कोषों के निक्षेप से अनुपात, यानी कि जो पूंजी अनुपात है और जो उसका कोषों का अनुपात है वो सही होना चाहिए, यानी कि बैंक की जो प्रदत्त पूंजी और कोष का अनुपात है निरंतर कम होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो अपने पास जो रिजर्व में है वो पैसा कम रख के लोगों को उधार दे रहे हैं, और जनता का ये सब जनता के विश्वास की वजह से ही संभव हो पा रहा है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे SLR भी कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात वह अनुपात होता है जो बैंक अपनी प्राथमिक जमाओं को अपने पास रखते हैं। हमने 2 रेशो पढ़े थे, कोषानुपात भी तरल कोषानुपात, जिसे CCR कहते हैं, और दूसरा है वैधानिकता तरलता अनुपात, जिसे SLR कहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट, इस अनुपात में जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपनी प्राथमिक जमाओं का हिस्सा अपने पास रखते हैं, और CCR रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, और उसके बाद जो राशि बचती है प्राथमिक जमाओं की उसे बैंक साख के रूप में उधार दे देते हैं। रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियंत्रण, रिजर्व बैंक का नियंत्रण बढ़ रहा है, जिससे ये अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते हैं, और मनमर्जी नहीं करने के कारण जो रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। हर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट RBI को सौंपनी पड़ती है, जिससे इनकी स्थिति का RBI को पूरा जानकारी रहती है, और RBI द्वारा इनके जो ब्याज की दर है वो निर्धारित की जाती है। अग्रणी बैंक लीड बैंक एक तरह से वो बैंक है जिसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो कई बार ये लॉटरी द्वारा भी निकाला जाता है कि अग्रणी बैंक कौन रहेगा इस एरिया का। तो अग्रणी बैंक वह बैंक है जिसे एक या एक से अधिक जिलों की बैंकिंग विकास तथा आर्थिक विकास एवं सुविधाओं का अग्रणी उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, यानी कि इन्हीं बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी, क्योंकि हमारा किसान इतना एजुकेटेड नहीं है कि अगर एक ही
बहुत सारे बैंकों की ब्रांचेज खोल दें तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस बैंक में जाए। तो ये अग्रणी बैंक को एक काम सौंपा जाता है कि आप ये काम करिए। तो एक ही बैंक की जब ब्रांचेज एक गाँव में खुलती है तो लोग उसी बैंक तक जाते हैं और अपना सारे कार्य, अपना पैसा वगैरह, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, ये सब बैंकों द्वारा ही संभव हो पाती है। नहीं तो किसान कंफ्यूज हो जाता है। और हमारा किसान अनपढ़ होने के कारण इस तरीके से योजना है, जो प्राथमिक क्षेत्र की है, ग्रामीण क्षेत्र की जो भी योजना है वो उसको ध्यान में रख कर ही बनाई जाती है, तभी हमारा ये सब सफल हो पा रहा है। अन्यथा नहीं सफल हो पा रहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 35% के करीब जो ब्रांचेज खुली है उनका सफलता का श्रेय किसानों को ही जाएगा, क्योंकि किसान ही वहाँ तक पहुँचेंगे तभी वो सफल हो पाएंगे। बच्चों आज तक का यही है। नमस्कार बच्चों। आपने देख लिया है, अगले टॉपिक में हम इसकी ये आगे के पॉइंट देखेंगे।